अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। हर वक्त आप न्यूज़ सुनते रहते हैं, बहुत ही नेगेटिव, और सोच रहे होते हैं कि पाकिस्तान में तो ये नहीं है, वो नहीं है, पाकिस्तान से किसी तरह भागने की बात करते हैं। लेकिन यकीन मानिए, इन छुट्टियों में ऐसे बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई जो खुद डॉक्टर्स थे और जो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड वगैरह गए हुए थे और वहाँ पर उनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, तो उनको इमीडिएट मेडिकल केयर बिल्कुल नहीं मिली। अपॉइंटमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा देर थी और इंटरवेंशन या ऑपरेशन होता उस वक्त तक तो बहुत लेट हो चुका था। तभी सब लोग रियलाइज करते हैं कि हमारा मुल्क कितना बड़ा पैराडाइज है, हेवन है, कि फौरन आपके पास बेशुमार किस्म के हॉस्पिटल्स मौजूद हैं और छोटी से छोटी दिल की अलामात होते ही डॉक्टर भी मौजूद होता है जो ना सिर्फ आपके डायग्नोसिस, टेस्ट और फौरन एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी भी कर लेते हैं और जान भी बचा लेते हैं। इसका आपको ज़्यादा यकीन तब होगा जब आप RIC या इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे और देखेंगे कि कितनी अच्छी वहाँ पे फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। और हम तो इतने ज़्यादा लकी हैं कि हमारे पास जनरल अजहर मेहयानी जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, माहिर अमराज दिल मौजूद हैं जो हर संडे आपके लिए यहाँ पे मौजूद होते हैं। बिल्कुल मुफ्त आपका इलाज होता है। आपको कोई भी दिल की अलामात हो, दिल के मसले हो, हाइपरटेंशन हो, स्टेंट डला हो, बाईपास हो, किसी भी किस्म की दिल की धड़कन तेज़ होती हो, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, फालिज, किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ़ौरन फ़ोन उठाइए और 0519212 644 या 643 पे आप मिला सकते हैं। आप जनरल साहब से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपने सवालात पूछ सकते हैं और जो है आपसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी हमारे लिए अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग रखी है। थैंक यू सो मच जनरल साहब, आप हर संडे अपना वक्त निकालते हैं। और जितने भी लोग हैं, स्पेशली दूर देहात के इलाकों में भी, आप देखिए वहाँ पे तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए बाहर के मुल्कों में पूरे साल लग जाते हैं और हम यहाँ पे हमारे पास आपकी जैसी हस्ती मौजूद है और साथ सारी फैसिलिटीज़ भी। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जनरल साहब हम बात करते हैं ये जो दिल की अलामात हैं, कॉमन अलामात, ताकि हमारे सुनने वालों में से जिन जिन को भी ये अलामात हैं वो फ़ोन उठाएं और आपसे पूछें। जी जी बिल्कुल, आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है कि लोगों को पता होना चाहिए कि उन्हें कब पता चले कि उन्हें दिल की तकलीफ़ है और कब उन्होंने फ़ौरन अस्पताल पहुंचना है या डॉक्टर साहब के पास पहुंचना है अपनी डायग्नोसिस या तशख़ीस के लिए, ताकि जल्दी उनका इलाज हो सके। क्योंकि ये दिल की बीमारी ऐसी होती है कि इसका जल्दी इलाज हो जाए तो आपके लिए बेहतर होता है और कई दफ़ा चंद सेकंड और मिनट जो लेट हों वो भी आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कब आपने डॉक्टर के पास जाना, कब आपको शक होना चाहिए कि आपको दिल की तकलीफ़ हो रही है। तो उसमें से सबसे, जब आपको सीने पे बोझ या घुटन महसूस हो, सीने में जकड़न महसूस हो और कई दफ़ा वो जकड़न इतनी हो कि आपके गर्दन तक आ जाए या आपके जबड़े में आ जाए या पीछे कंधों के दरमियान चली जाए या बाएं वाले बाजू में चली जाए या दाएं वाली बाजू में चली जाए, और कई दफ़ा बाएं वाले बाजू में नहीं जाती, सिर्फ दाएं वाले बाजू में जाती है। और पेन ऐसी होती है कि आपको पता चलता है कि आपका दिल घबरा रहा है, आपको जो है वो सफोकेशन हो रही है, पसीना आना शुरू हो जाता है, मतली आनी शुरू हो जाती है और कई दफ़ा चक्कर सा आ जाता है और कई दफ़ा कमज़ोरी महसूस होती है और कई दफ़ा दिल की धड़कन तेज़ महसूस होती है। तो वो जब इस तरह की आपकी अलामात हो, समझे कि दिल की तकलीफ़ हो रही है और जो आप काम कर रहे हैं वो छोड़ दें और आराम से नीचे बैठ जाएं। और अगर आपको घबराहट और चक्कर आने शुरू हो जाए और पसीना आना शुरू हो जाए तो लेट जाएं, क्योंकि कई दफ़ा उस बैठने वाली पोजीशन या खड़े वाली पोजीशन में आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है और जो ही आप लेट जाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है या ठीक होता है, पहले से बेहतर हो जाता है। और साथ ही साथ अगर, जैसे हमने पहले इमरजेंसी किट का बताया हुआ है कि आपकी एंजियोसेट है या डिस्प्रिन है, तो आप रख लें और डिस्प्रिन जो है चबा के खा जाएं और इंतज़ार करें कि अगर आराम आ जाता है जल्दी तो ठीक है, अदरवाइज़ फ़ौरन जो नज़दीक तरीन अस्पताल है वहाँ पे आपको पहुँच जाना चाहिए। और हमारे इतने प्रोग्राम हो चुके हैं उसमें हमने बताया हुआ है कि जहाँ जहाँ पे आप रह रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आपके घर के नज़दीक या काम करने वाली जगह नज़दीक कौन सा अस्पताल है जहाँ आपको आप एमरजेंसी में जाना है, और वहाँ पे ताकि आपको टाइम ना लगे, सोचना ना पड़े, और सीधे उसी अस्पताल में जाएं और ताकि आपका जल्दी से जल्दी इलाज हो सके। क्योंकि जितना जल्दी इलाज शुरू होगा आपके दिल के लिए बहुत अच्छा होगा। और कई दफ़ा ऐसी हालत हो रही होती है कि दिल बंद हो रहा होता है और आप जब पहुँचते हैं, मॉनिटर लगाते हैं तो वहाँ पे कोई रिदम ऐसा चल रहा होता है तो आपको फ़ौरन DC शॉक या चंद इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे फ़ौरन आपका दिल नॉर्मल अपने रिदम में चला जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और कई दफ़ा होता है यह कि आपको सीने में दर्द नहीं होता, आपको पेट में दर्द होता है और आप कहते हैं जी पेट में दर्द है तो मैं क्यों दिल वाले डॉक्टर के पास जाऊँ या अस्पताल में क्यों जाऊँ, ये मैं तो कोई चीज़ खाई थी उसकी वजह से ये मसला हो रहा है। लेकिन वो भी एक दिल का अटैक होता है कि आपको पेट में दर्द होता है और साथ घबराहट और पसीने आते हैं और उसे हम कहते हैं इन्फीरियर एमआई, और कई दफ़ा वो जब जाते हैं फिर पता चलता है। बिल्कुल मिस नहीं करना। पहले कॉलर की जाने पड़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं मोहम्मद रऊफ बोल रहा हूँ नौशेरा कैंट से।
जी बोलिए मोहम्मद राउफ ये साहब। मैंने कोई 1.5 साल हो गए, मैं स्टंट डलवाए थे, हार्ट अटैक हुआ था मुझे, जी तो वो स्टंट डलवा तो लिए मैंने, 1.5 साल हो गए। जी और ये जो राइट बाजू है मेरा, इसके कंधे के बिल्कुल कंधे के साथ 1.5 साल अभी हो रहा है, तो दर्द काफी है, मेडिसिन तो काफी इस्तेमाल कर रहा हूँ मगर दर्द खत्म नहीं हो रहा है, सिर्फ कंधे में। ठीक है। बाकी मेरा उम्र पोजीशन कितनी? जो है बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई परेशानी जी नहीं है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 66 साल है। 66 साल है। और दवाइयाँ खा और दवाइयाँ सारी ले रहे हैं? कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं? बिल्कुल, मैं इस टाइम भी मैं टेबल के पास दवाइयों के साथ बैठा हुआ हूँ, सुबह की खुराक ले ली मैंने। अच्छा, ये जो दर्द है आपको कुछ काम करने से होता है या वैसे भी होता मैंने रहता है? काम करने से नहीं, बस बैठे बैठाए दर्द होता है। इसके ऊपर मैंने मुख्तलिफ टूपे भी लगा लेता हूँ, वक्ती तौर तो आराम आ जाता है मगर बाद में फिर तकलीफ शुरू हो जाती है। फिर उसी तरह जी। ठीक। आप दवाई कौन कौन सी खा रहे हैं, उनका नाम बताएं। ये दवाई मैं अभी ये एक मिनट, एक सेकंड मैं खोलता हूँ। ये जी नैब गोली है जी और बीटा नॉरम में मेरे ख्याल में जी। बीटा नॉरम गोली है, जी नैब है और लोपेक्स है, ठीक है लोप्लेट है, लोप्लेट। ठीक है ठीक है ठीक है जी। अच्छा, कुछ ये सवाल आपको दर्द जो है बाजू हिलाने से या कपड़े पहनते हुए बाजू में दर्द नहीं होता है? नहीं, बाजू में हिला भी लो ना, मैं बाजू सीधा नहीं कर सकता इसके दर्द की वजह से। जी जी, अब बस ठीक है, आपके ठीक सवाल है। का जवाब बहुत देते हैं। शुक्रिया जी, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, मैं जवाब का मुंतजिर हूँ, मैं जी सुन रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। आप सुनिए। जी जी, आई थिंक इनकी जो उम्र है 63 और ये मेडिसिन खा रहे हैं, और ये जो बाजू का दर्द बता रहे हैं ये दिल वाला दर्द नहीं है, ये जोड़ों वाला दर्द जी, है। जी। और उसमें बहुत सारे लोगों को फ्रोजन शोल्डर जैसे बिल्कुल। जोड़ जी, जम जाता है एक जी। जगह पे, और आप जब बाजू हिलाते हैं या कपड़े पहनते हैं या नहाते हैं या कंघी करते हैं तो आपको दर्द होता है या बाजू सीधा ही नहीं होता। तो इन्हें दर्द वाली गोलियां जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, और जब दर्द वाली गोली से इन्हें दर्द का आराम आ जाए, अपने डॉक्टर साहब से मशवरा करके, ब्रूफिन की गोली है तो वो एक सुबह दोपहर शाम, और जब आपको उनको आराम आ जाए तो उन्हें चाहिए कि अपने बाजू को हिलाएं जी। ताकि वो एक जगह पे जमा हुआ है वो खुल जाए। बिल्कुल। और 10 दफ़ा इस तरह की मूवमेंट हो और 10 दफ़ा उल्टी मूवमेंट हो और ऊपर नीचे करेंगे तो वो शोल्डर जो है वो रिलीज हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। ये ज़्यादातर पेन किलर और वर्जिश से ठीक होता है, ये दिल बिल्कुल। वाली तकलीफ नहीं दिल है। की तकलीफ नहीं है, आप इसमें इत्मीनान रखें। फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जा सकते हैं। अच्छी प्रॉपर एक्सरसाइजेज जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, आपने हर तरफ रोटेट करनी है, और साथ आप न्यूब्रोफोर्ट या पैनाडोल या जो भी ब्रूफिन जो है वो इन्फ्लेमेशन के लिए खा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हरकत में तो बरकत है इनके लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। इन जनरल बताइए कि किस तरह दिल की बीमारी और सर्कुलेशन, ताकि खून की रवानी जारी रहे, ये हरकत कितनी ज़रूरी है जो कि हम लोग बिल्कुल नहीं करते। हरकत में बरकत है, ये तो बिल्कुल है। आप जितना वॉक करेंगे, जितना आप चलेंगे, और वो आपकी पूरी जो जिस्म है उसकी सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के बहुत अच्छा है। लेकिन दिल की नालियों के लिए बहुत अच्छा है। दिल की नालियाँ उससे खुली रहती हैं, और जो आपने स्टेंट डलवाए होते हैं वो खुले रहते हैं, जो आपने बाईपास करवाया होता है वो खुले रहते हैं, और साथ ही साथ आपका जो स्टेमिना और आपके मसल की जो टोन है वो ठीक होती चली जाती है। आपकी शुगर है वो ठीक होती है, ब्लड प्रेशर है वो ठीक होता है, आपकी नींद आपको आनी शुरू हो जाती है, जिस्म एक्टिव हो जाता है, और एक कुदरती बाईपास जो है दिल की नालियों में हो खुद बहुत जाता खुलता है। चला जाता है। जी थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम। जी पूछिए अपना हेलो, सवाल। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बोल रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी आमिर बात करूं रावलपिंडी से। जी पूछिए। जी मेरा डॉक्टर साहब सवाल था, मुझे ना आप अपने टीवी बंद करके बात कीजिए या उसकी आवाज़ कम कर दीजिए। मुझे मार्च में अटैक हुआ था ना, ठीक है ठीक है। तो मुझे मार्च में अटैक हुआ था, तो ओपन हार्ट सर्जरी का मुझे बोला है डॉक्टरों ने ना, कार्डियोलॉजी से। जी तो वो मुझे, अभी मेरी ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हुई, लेकिन डॉक्टर साहब से मैंने ये पूछना था कि मुझे ना कुछ थोड़ी देर बाद जिस टाइम बैठ से उठता हूँ तो मुझे चक्कर से आना शुरू हो जाते हैं, ये क्यों आ रहे हैं मुझे? ये सर्जरी आपकी कब हुई है? नहीं हुई, उनको बोला अभी है। हुई नहीं है, अभी होनी है। और आपकी उम्र कितनी है? 36 ईयर। 36 ईयर। आप स्मोकर हैं? जी डॉक्टर साहब, स्मोकिंग की थी मैंने, जब मार्च में अटैक हुआ उसके बाद छोड़ दी थी स्मोकिंग। ठीक है। और शुगर और ब्लड प्रेशर है आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके वालदैन बहन भाई में से किसी को दिल की तकलीफ है? मेरी वालदा मरहूम को थी। उनको किस उम्र पे हुई थी? उनको तो 40 प्लस में थी। और आपके ददयाल ननियाल में आपके किसी कज़न को आपकी उम्र पे प्रॉब्लम हुआ है? नहीं हुआ डॉक्टर। नहीं। और आप पहले कोई एक्सरसाइज या वॉक वगैरह करते थे?
डॉक्टर साहब पहले तो मेरी वाफ थी, लेकिन पिछले मतलब के 7-8 साल से खत्म हो गई वाफ। बाइक का इस्तेमाल या गाड़ी का इस्तेमाल ऐसे ही था। ठीक है। अच्छा, अभी आपकी एंजियोग्राफी होगी और आपकी तीनों नालियां बंद हैं और आपको सर्जरी का बताया गया, जी बिल्कुल, ये मार्च में मेरी है। तो आपने अभी तक सर्जरी नहीं करवाई? जी मैं अभी ना, मैं एडमिट था 12 तारीख से 24 तारीख तक ना, तो वो मेरा काफी सारे टेस्ट हुए थे। आखिरी जो मेरा टेस्ट हुआ था वो था थैलियम स्कैन का ना। जी जी। तो उसमें उन्होंने, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आपकी जो हार्ट बीट है वो 18% आ रही है। आपका तो ईएफ कितना, आपका एको हुआ होगा दिल का अल्ट्रासाउंड, उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन ईएफ कितने परसेंट आपका दिल काम कर रहा है? 18%। हाँ, ये तो बहुत ही कमज़ोर है। उसको मैसिव आपको हार्ट अटैक हुआ, दिल आपका कमज़ोर हो गया और उसकी वजह से आई थिंक वो सर्जरी वाले भी ज़रा रिलक्टेंट है कि 18% के साथ जो है वो दिल की सर्जरी जो है बहुत रिस्की हो जाती है। आप दवाइयाँ कौन कौन सी ले रहे हैं? डॉक्टर साहब दवाइयाँ तो मेरी जो मतलब कि 6-7 सुबह की हैं, 6-7 शाम की हैं। उनके नाम आपको पता है, कोई याद है आपको? नहीं, मुझे नाम याद नहीं है। हाँ, ये आपका देखें, चल मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। अभी आप थैंक यू जी, टेलीफोन आप बंद कर सुनिए। दे जी। थैंक यू। 36 ईयर हाँ, ओल्ड 36, वेरी सैड, Yeah, वेरी it's very, सैड। very आपके sad. देखें 36 साल अभी आपकी उम्र है और आपकी तीनों नालियां बंद हैं, एक मैसिव हार्ट अटैक आपको हो चुका है, आपका दिल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, सिर्फ 18% काम कर रहा है। ना आपकी इस 18% के साथ सर्जरी हो सकती है। अब इनकी एंजियोग्राफी देखनी पड़ेगी और डॉक्टर साहब ने देखी होगी डेफिनेटली, जिन्होंने एडवाइस किया उसमें स्टेंटिंग नहीं हो सकती। और ये 18% को आप बचाना है कि उसको किस तरीके से बचाया जाए कि ये 18% से भी जो है हाथ ना धोने पड़े। तो वो अभी इनका सवाल में तो था कि चक्कर तो बड़ी मामूली सी बात है। हाँ, अभी ये है कि इनकी आगे ट्रीटमेंट क्या हो। क्या होगी? और 36 साल उम्र है, तीनों नालियां बंद हैं, 18% दिल रह गया है और आगे क्या पड़ा हुआ है। उसमें से यही है कि जी कई दफ़ा होता है कि जब इतनी रिस्क हो, सर्जरी करने में रिस्क हो, एंजियोप्लास्टी करने में रिस्क हो, तो फिर आपने दवाई जारी रखनी होती है। और दवाई फिर जारी करते हैं जब जो जिस तरह इन्हें चक्कर आ रहे हैं, जब दवाई आप लेते हैं 6 किस्म की ये दवाइयाँ बता रहे थे, उन्हें दवाइयों सुबह का भी पता और नहीं शाम था। भी। और कई दफ़ा दवाइयों की वजह से चक्कर आने शुरू हो बिल्कुल। जाते हैं आप, और दिल भी आपका कमज़ोर, आप बैठ के उठते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, चक्कर आने शुरू होते हैं, बाथरूम जाते हैं तो आपको चक्कर आते हैं। तो डॉक्टर साहब से बात करके एक दफ़ा अपनी मेडिसिन ज़रा एडजस्ट करें, जहाँ पे आपको ना सांस फूले, ना दिल की जो सीने में दर्द हो, और वो जो दवाइयाँ हो वो दवाइयाँ कम से कम दवाइयों के साथ आप अपने सिम्टम कंट्रोल करके रखने। और जितना आपका हार्ट काम कर रहा है उसमें नमक का इस्तेमाल, चिकनाई का इस्तेमाल कम होना चाहिए, और पेट भर के आपने खाना नहीं खाना। और बाथरूम में भी जाएं तो शावर लें, नहाएं तो बैठ के लें, खड़े होकर ना लें। सीढ़ियों को आप अवॉइड करें, बचें, वजनी चीज़ हाथ में ना उठाएं, गुस्सा ना करें, और अपना जो टेलीफोन है मोबाइल उसको कम इस्तेमाल करें, क्योंकि वो भी सुनना और बात करना उस पर बहुत बड़ी एग्जर्शन है। और कई दफ़ा आपको रात को सोए हुए सांस खराब हो जाती है, तो उसमें 2 या 3 तकिए रख के सोएं। अब जो आगे से जो ट्रीटमेंट उन्होंने एडवाइस की है, मेरा ख्याल है कि उसी हिसाब से अब दवाइयाँ आप लेते रहें, और जो अगर डॉक्टर साहब कहें कि सर्जरी के अलावा कुछ हो सकता है एंजियोप्लास्टी, तो उस पर ज़्यादा गौर करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो डैमेज हो जाता है, एक दफ़ा हार्ट अटैक हुआ और डैमेज हो गया, इसको रिट्रीव करने का कोई तरीका नहीं होता? इज देयर एनी वे टू गेट बैक दैट? देखिए, ये इसीलिए हम कहते हैं कि जब आपको सिम्टम्स हो, तकलीफ हो रही हो, तो फौरन अस्पताल पहुंचे। जितनी जल्दी आपका इलाज शुरू हो जाएगा, आपका दिल बच जाएगा, ये डैमेज नहीं होगा। जितना आप लेट पहुंचेंगे तो उस वक्त तक दिल के वो पट्टे मर चुके होते हैं, और जब मर जाएं तो उन्हें हम वापस नहीं ला सकते। इरिट्रीवेबल 5%, 10%, और अगर हार्ट अटैक होते हुए आप अस्पताल पहुंचते हैं और आपकी फौरन एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी या इंजेक्शन लग जाता है, तो दिल के पट्टे बच जाते हैं। तो अगर आपकी 60% इंजेक्शन फ्रैक्शन जो कि नॉर्मल होती है, जो पंपिंग नॉर्मल होती है, तो हो सकता है 5% या 10% आपको डैमेज हो और बाकी आपका दिल बच जाए। जल्दी पहुंचने का यही फ़ायदा होता है कि इस नुकसान से आप बच जाते हैं कि देखें ना, इतना यंग पेशेंट, 18% ईएफ रह गई है, ये नुकसान होता है जिसे हम वापस नहीं ला सकते। बिल्कुल, इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। नेक्स्ट कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मोहम्मद सलीम बोल रहा हूँ, सामनेवाला से। जी बताइए मोहम्मद सलीम साहब। जी, मुझे ना 1.5 साल हो गया था, अटैक हुआ था जी। जी जो 2 मरतबा का फैसला। मुझे लगता है इनकी कॉल ड्रॉप हो गई है।
लेकिन बहुत यंग कॉलर्स डॉक्टर साहब आज आ रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें ये आई अटैक थिंक हुआ है। प्रोग्राम में प्रोड्यूसर साहब को जी। बताइए कि इनकी जब कॉल आए तो दोबारा हाँ, बुलाएं। इनको प्लीज़ जी दोबारा ज़रूर कर दीजिएगा, मेरा ख्याल है ड्रॉप हो गई फॉर सम रीज़न। लेकिन ये जो इतने यंग लोगों को हो रहा है और कहते हैं कि कोलैटरल्स भी नहीं बने होते, इसलिए यंग वाले का बचना ज़्यादा मुश्किल होता है बनिस्बत किसी एजड पर्सन के, तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस सच इंसिडेंट्स, हाई इंसिडेंट्स, देखिए, सेडेंटरी उसमें लाइफस्टाइल है, जैसे पिछले स्ट्रेस, हमारे कॉलर थे वो स्मोकर थे, स्मोकर थे। स्मोकिंग बंद कर जी। दें, किलर है ये आपको हार्ट अटैक जल्दी कर देती है, फालिज कर देती है, लंग के कैंसर करती है। इसी तरह खाना आपका जिसमें चिकनाई का इस्तेमाल, तरी का इस्तेमाल कम, ये जितनी भी तली चीज़ें हैं, जितना गोश्त है, जितनी चर्बी है, वो आपकी नालियों को ब्लॉक करता है। जितना घी आप इस्तेमाल करेंगे, जितना तेल इस्तेमाल करेंगे, वो आपकी नालियों को बंद करता है। इसलिए अपनी खुराक सादा खुराक रखें और चलना और पैदल चलना और वर्जिश को एक सुनहरी असूल बना लें कि कुछ भी हो जाए मैंने आज आधा घंटा ज़रूर चलना है या घंटा मैंने ज़रूर चलना है, और वज़न अपने को ना बढ़ने दें। जैसे आपके जो कपड़े शादी के वक्त थे हाँ, वो वही आने फिट रहने चाहिए, आपके तो आते मेरी होंगे। एज तक फिट रहने मुझे तो चाहिए। यकीन है आपके आते होंगे आपको। वो उसमें फिर ये होता है कि आपको अगर बीमारियां होनी भी हैं तो उनकी शिद्दत कम होती है, और अगर होती भी हैं तो आप उन्हें ट्रीट करके मैनेज कर कंट्रोल कर लेते हैं और उसका नुकसान ज़्यादा नहीं होता। ये चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ जो अब सबसे हर बीमारी की जो जड़ है, एक तो वजन है, और ना हिलना, ना हिलना, बिल्कुल, इनएक्टिविटी। कॉलर। देखिए हमारी कौम में चलना फिरना या वर्जिश बिल्कुल। वाली आदत ही नहीं है। बिल्कुल, तो इसको लेकर आनी है हमने। अब जी कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब? जी मजहर अब्बास बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी बताइए मजहर साहब। अच्छा, मुझे ना डॉक्टर साहब से ये पूछना है, मुझे 7 स्टेंट पड़े हुए हैं जी जी। कब और पढ़े थे ये भी बता दीजिए। जी 2017, 18, 19 में। ठीक है, और अब 20 दिन पहले मुझे हार्ट अटैक हुआ है ओके और एसके इंजेक्शन लगा है, जी और उसके अलावा जो है मेरी एंजियोग्राफी हुई है और उन्होंने कहा कि बकिया वाल्व्स आपके ठीक हैं, और सबसे छोटी वेन आपकी जो है वो ब्लॉकेज है, उसमें वो मेडिसिन से खुलेगी। और वो जो मेडिसिन मैं ले रहा हूँ वो स्कॉर्ड ले रहा हूँ, कॉन्कर ले रहा हूँ, ठीक है जी, और एटरवा ले रहा हूँ, ठीक है, और ये ले रहा हूँ अपना स्टेरॉइड ठीक है और सस्टैक। जी। उम्र तो बता डॉक्टर दीजिए साहब अपनी उम्र। उम्र मेरी 54 साल है। स्मोकर तो नहीं है। स्मोकर, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, नहीं है। तीनों चीजें नहीं है। और दवाइयाँ इस्तेमाल स्मोकिंग कर रहे है। थे वो? स्मोकिंग है, स्मोकिंग- अभी भी है? जी अभी अभी- नहीं है। कितनी कितनी हाँ, है? है नहीं इसमें, नहीं छोड़ दिए। अच्छा छोड़ दिए, ठीक है चलिए। और वॉक कितनी करते थे आप? वॉक सर मैं 35 मिनट डेली करता था जी। और दवाइयाँ अपनी बाकायदगी से ले रहे थे? जी। दवाइयाँ मैं बकायदगी से ले रहा था, कभी एक डोज भी मिस नहीं की डॉक्टर साहब। जी। अभी जब आपको हार्ट अटैक हुआ तो उन दिनों में भी आप दवाइयाँ ले रहे थे? जी सर मैं ले रहा था उन दिनों में। और इन दिनों में कहीं खुराक में आपसे बेहतियाती तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं सर। और सिगरेट आप पी रहे थे इस हार्ट अटैक से पहले? जी मैं पी रहा था। जी। वो बस आज अब आपके सवाल का जवाब देते हैं। जी थैंक यू जी, बहुत सुनिए। अब देखिए डॉक्टर साहब, ये सिगरेट, हुक्का, शीशा, वेप जो आजकल बड़ा फैशनेबल वेप है, जिसके बारे में पता नहीं किसने फैलाया हुआ है कि ये नहीं है। नहीं, ये अच्छी बात यह है कि अब इन्होंने सिगरेट छोड़ दी है, और अगर Finally, ये after सिगरेट 4 पहले ना अगर छोड़ा होता तो शायद इन्हें ये जो हार्ट अटैक हुआ है ये ना होता। होता। 7 स्टेंट डले हुए हैं, और 7 स्टेंट का मतलब है कि नालियों में मेटल बहुत ज़्यादा है, यानी वो इतनी मेटल है कि उसके लिए आपको दवाइयों में बड़ा बाकायदा होना पड़ता है, और फिर आपको खुराक में बाकायदा होना पड़ता है। सिगरेट नहीं पीना चाहिए, क्योंकि सिगरेट से स्टेंट बंद होने शुरू हो जाते हैं, स्टेंटों के ऊपर बीमारी दोबारा आ जाती है और स्टेंटों में खून जमना शुरू हो जाता है। अगर ये सारी चीज़ें कर रहे होते तो शायद यहाँ तक नौबत ना आती। जो एक और चीज़ इन्हें चाहिए, जो भी ये करेंगे, इन्हें इंजेक्शन लगाया, और जो एस्कॉर्ड भी ले रहे हैं, इसमें एस्कॉर्ड एक ब्लड थिनर है, इसके साथ एस्कॉर्ड प्लस है, ठीक है, और प्लस में 2 ब्लड थे, 2 खून पतला करने वाली दवाइयाँ होती है, क्लोपिरोग्रिल होती है और ये एस्प्रिन है। ये जब 7 स्टेंट आपको डले हैं, वो नाजरीन जिनके पास जिन्होंने एक की बजाय 2 या 2 से ज़्यादा स्टेंट डले हुए हैं, उन्हें चाहिए कोशिश ये करें कि एस्प्रिन के साथ एक और ब्लड थिनर क्लोपिरोग्रिल, जैसे लो प्लेट प्लस है या एस्कॉर्ड प्लस है या नो क्लॉट प्लस है, इस तरह की दवाई जो है वो ज़रूर लें। 2 ब्लड थिनर ज़रूर लें, एक ब्लड थिनर से
इतनों में से कोई ना कोई स्टेंट बंद हो जाएगा। तो वो जब आप ब्लड थिनर लेते हैं तो आपके स्टेंट जो है खुले रहते हैं। इनकी वो छोटी नाली थी, शायद स्टेंट भी छोटे साइज का होगा और वो बंद हो गया। लेकिन इनकी सबसे बड़ी जो गलती थी वो ये कि सिगरेट ये पी रहे थे। और अब इन्हें चाहिए कि एस्कॉर्ट के साथ एस्कॉर्ट प्लस भी साथ लें और ये जो दवाइयाँ उन्होंने बताई हैं यही दवाइयाँ जारी रखें और अपनी जो वॉक है उसको अभी जारी रखें। अभी हार्ट अटैक अगर इन्हें अभी हुआ है तो अपना जो वॉक है वो कम से कम महीने 1.5 महीने के बाद शुरू करें। अभी वॉक ना शुरू करें, ग्रेजुअली घर के अंदर चलना शुरू कर दें। 5 मिनट सुबह शाम और रोज़ाना 1 मिनट बढ़ाते हुए 2 हफ्ते में 15 मिनट सुबह शाम चल रहे हैं और महीने के बाद 1 घंटा जो है ये पैदल चल रहे हैं। तो ग्रेजुअल इंक्रीज करें अपनी वॉक के अंदर। जी अगले कॉलर की जाने पड़ते हैं जी, देखते हैं कौन कहाँ से बोल रहे हैं। जी हेलो जी आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मजीद बोल रहा हूँ। मजीद जी जी पूछिए। ये दिल की धड़कन तेज हो जाती है अचानक, कभी कभी साल में 6 माह बाद। अच्छा उम्र बताइए अपनी। उम्र मेरी है 42 ईयर्स। और आप भी स्मोकर हैं? जी स्मोकर क्या मतलब है इतना नहीं जानता, मैं पढ़ा लिखा थोड़ा हूँ। सिगरेट पीते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं? नहीं सिगरेट नोशी नहीं करता। अच्छा तो चलिए, आप नस्वार या किसी और चीज का इस्तेमाल करते हैं? जी नस्वार का कभी कभी नस्वार करते हैं। नस्वार करते हैं। अच्छा आप मुझे बताइए, ये जो चाय कॉफी पीने के बाद हो जाती है धड़कन तेज या कोई चलने फिरने के बाद, सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद? नहीं ये जो तकरीबन उस वक्त ज्यादा होती है जब शायद सुबह चाय पी ली, उस वक्त भी कभी कभार होती है, यानी कि 6 माह साल बाद कभी एक दफा हो गई या गर्मी में पैदल चलने के बाद। ठीक है, आपने कभी डॉक्टर को दिखाया है? कोई चेकअप हुआ है आपका? कोई टेस्ट हुए? जी बिल्कुल हुआ है। तो ठीक है वो सारे, क्या क्या टेस्ट हुए थे? जी टेस्ट वो क्लियर है, ठीक हुए थे टेस्ट? उस पर कुछ बताया डॉक्टर ने? सही है आपका दिल? जी मेरे दिल में ना पैदाइशी सुराख है, पैदाइशी सुराख। ठीक है, तो उसका क्या इलाज बताया? इसका क्या इलाज बताया डॉक्टर साहब ने आपको? उन्होंने टेबलेट दी, दवाइयाँ दी। उन्होंने ये भी कहा कि आप, ये मेरा 2008 में उन्होंने कहा था कि बाईपास कराना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद मैं दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला मसाइल में ज्यादा इशू नहीं हुआ। कहाँ से बोल रहे हैं? अभी आप कहाँ से बोल रहे हैं? लैया से बोल रहे हैं? लैया से बोल रहे हैं। लैया। अच्छा ठीक है। ठीक अब है, आप एक दफा फिर से डॉक्टर साहब के पास जरूर आइए और पूरा मुआयना करा के देखिए कि कब वो करवाना है। कुछ और पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब? जी नहीं, बस अब इनके चलें, सवाल का थैंक यू, आप जवाब जवाब देते हैं आपको। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। आई थिंक इन्होंने वो बता दिया कि 2008 में इन्हें बताया गया था कि इनके दिल में सुराख है और सुराख के लिए उन्होंने ऑपरेशन बताया था जो करवाना चाहिए था, तो इन्होंने नहीं करवाया। नॉर्मली मरीज़ कई दफ़ा ऑपरेशन से डर जाता है और नहीं करवाता, लेकिन वो फिर लेट हो जाता है। उसमें होता यह है कि ये जितने दिल के सुराख हैं या पैदाइशी दिल की जितनी बीमारियां हैं, वो शुरू में जब डॉक्टर ने एडवाइस किया तो उस वक्त ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर राइट साइड पे हार्ट में प्रेशर बढ़ने शुरू होता है, जिसे हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। और जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाए तो आप सर्जरी या ऑपरेशन के काबिल भी नहीं रहते और फिर आपका इलाज नहीं हो सकता और फिर आपको दवाइयों पे ही इक्तफा करना पड़ता है। अब इनका नहीं पता कि इनकी किस स्टेज पे बीमारी है। इन्हें चाहिए कि अब कहीं लैया या मुल्तान जाके, लैया से मुल्तान जाके, जो मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी या सरकारी अस्पताल है वहाँ पे जाके अपना दोबारा एको अल्ट्रासाउंड, दिल का अल्ट्रासाउंड करवाएं और देखें सुराख की क्या हालत है, दिल की क्या हालत है, क्या अब भी ये ऑपरेशन के काबिल हैं कि नहीं है। और ये जो दिल की धड़कन तेज़ होती है इसी वजह से होती है, उसके दिल की धड़कन के लिए दवाई होती है और दवाई जो है वो जो दिल की धड़कन को कंट्रोल करती है और प्लस आपके फेफड़ों में जो पानी पड़ जाता है उसके लिए एक पेशाब आवर गोली होती है, वो देनी होती है। और ये दोनों गोलियां जो है वो एक दफ़ा मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जाके ज़रूर दिखाएं ताकि वो पता चले। और अगर अब वो सर्जरी का बताते हैं और अब अगर ये सर्जरी के काबिल हैं तो इन्हें करवा लेनी चाहिए। देखिए आप कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये कि आप जब डिले कर देते हैं कि भाई हम अभी सर्जरी नहीं कराएंगे तो बाद में आप सर्जरी के काबिल भी नहीं रहते। इसलिए प्लीज़ अगर आपको डॉक्टर किसी स्टेज पे एडवाइस करते तो उसको फ़ौरन करवा लीजिए करें। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कराची से बोल रहा हूँ, गुलाम दस्तगीर मेरा नाम है जी। तकरीबन आज वो फाइल मेरे पास पड़ी है और करीब आपसे बात मैं कर लूँ। गुजारिश ये है कि मैं 84 उम्र का हूँ इस वक्त जी। 45 मेरी पैदाइश है, मगर कुछ हाफजा कमजोर है ज़्यादा। मैंने अभी टीवी पे जो देखा तो मुझे यकीन हो गया कि मैं आपसे भी बात कर लूँ और हकीकत बताऊँ। बाईपास मेरी हुई है, एक दफे 4 दफा मेरे दिल को अटैक हुआ था जी। मैंने प्राइवेट कराई थी। अभी उसके बाद मेरे जहन में कुछ परेशानी में है
कभी दवा खाता हूँ, कभी नहीं खाता हूँ, कभी यादगिरी भी नहीं आती है। हकीकत बहस मुसलमानी में आप उम्र रसीदिया की वजह से जी। अब गुजारिश है कि मैं कभी कभी इत्फाकी जो बाजू ऊपर नीचे फैलाता हूँ, करता हूँ, हाथ फैलाता हूँ, वो वर्जिश मेरी रहती है और रहेगी जब तक जिंदा हूँ। डॉक्टर ने ऐसे ही बोला था जी। उसके बाद मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। अभी अभी कभी कभी ये सांस की नलियां जो है यहाँ महसूस करता हूँ, जलन होती है, मामूली सी जलन होती है और कुछ नहीं होता। आप रहते किसके साथ हैं? कौन रहता है आपके साथ? मैं अपने घर पे रहता हूँ, कराची मेरा गांव है अपना। नहीं तो बच्चे आपके साथ? साथ कौन रहता है? बच्चे? आपके बच्चे, बीवी, कोई आपके साथ रहता है? हाँ बच्चा है मेरे पास। अच्छा, उनकी उसका तो नाम मोहम्मद। हाँ, तो आप उनकी रूटीन बनाएं कि वो आपको रोजाना दवाई दिया करें ताकि आपकी दवाई मिस ना हो। डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? जी जी। आज इन उम्र कितनी बताइए? 84। 84। हाँ, फर्स्ट क्लास जी। अगर 84 पे माशाल्लाह आपकी जो है वो एक्सरसाइज है और आप चलते हैं और बाकायदगी से एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, एक जो ज़रूरी चीज़ है कि डॉक्टर साहब ने जो आपको दवाई लिख के दी है वो आपने बाकायदगी से लेनी है, और अगर आपको याद नहीं रहती तो आपके बच्चे या घर में जो भी है उन्हें कहें कि आपको सुबह चाय के साथ जो है दवाई दे दिया करें, और जो शाम वाली दवाई है वो खाने के साथ दे दिया करें। और माशाल्लाह 84 पे आप अगर पहुंच गए हैं तो फर्स्ट क्लास, आप खुशकिस्मत हैं, ज़बरदस्त। और इसको आप एक्सरसाइज करते रहें और ये दवाइयाँ अपनी बाकायदगी से खाते रहें तो इंशाल्लाह आपकी सेहत ठीक रहेगी और ऐसे ही आप फिट रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। ये कितना इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब ये सारे लोगों को भी बताना कि जिनको याद नहीं भी रहता, उनके केयर गिवर्स जो हैं वो उनकी दवाई बिल्कुल भी स्विच ना करें। देखिए, ये एज ऐसी है जहाँ पे आपको नहीं याद रहता, आप भूल जाते हैं और आप दवाइयाँ भी मिक्स कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो घर में से जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें से किसी ना किसी को इनकी वो पिल बॉक्स होता है, वो एक तरफ दवाइयाँ इकट्ठी करके जी हाँ वो दे दें और वो उस टाइम के अपने सामने उन्हें खिला दें ताकि उन्हें कन्फ्यूजन। बल्कि डाइनिंग टेबल के ऊपर या जहाँ उनको सर्व करते हैं वहीं रख दिया करें ताकि खाने के साथ ही वो मिस ना किया करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कह रहे थे कि दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, जो पिछले कॉलर, और बहुत सारे और रीज़न से भी दिल की धड़कन तेज़ होती है, तो फिर कहते हैं कि क्लॉट्स जनरेट हो जाते हैं और वो क्लॉट्स फिर स्ट्रोक भी कर सकते हैं और हार्ट अटैक भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ की इंपॉर्टेंस बता दीजिए सब लोगों को कि ये जो आप 2 किस्म के ब्लड थिनर्स कह रहे हैं कि ये इनको लेना, दोनों को लेना क्यों इंपॉर्टेंट है? वरना लोग सोचते हैं एक ले रहे हैं बस काफ़ी है। जी, उसमें जहाँ पे आपके जिस्म में फॉरेन बॉडी होगी, जैसे स्टेंट है और ये लोहे का एक स्टेंट है, मेटल है, एक स्टेनलेस स्टील है या कोई और मेटल है, तो वो आपको क्लॉट जनरेट करता है। और जब हम एक साल तक ऐसे होता है कि जो स्टेंट है वो नंगा पड़ा होता है, यानी उसके ऊपर गोश्त नहीं चढ़ा होता, टिश्यू उसके ऊपर ग्रो नहीं करता। साल के बाद तकरीबन वो कवर हो जाता है, उसके ऊपर टिश्यू ग्रो कर जाता है। साल तक आपने 2 ब्लड थिनर जरूर लेने थे, चाहे एक भी स्टेंट डला है तो आपने 2 ब्लड थिनर यानी एक एस्प्रिन और एक क्लोपिडोग्रिल है, ये आपने लेनी है। और जब साल के बाद फिर डॉक्टर की एडवाइस पे उनमें से एक बंद हो जाता है और एक चलता रहता है। लेकिन जब आपके पास एक से ज़्यादा स्टेंट हो तो फिर आपके लिए 2 जो ब्लड थिनर है लेने सारी उम्र वो बहुत ज़रूरी है। और ये 8 स्टेंट डले हुए हैं तो फिर आपको उसमें से क्लॉट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा, इतनी मेटल पड़ी होती है तो क्लॉट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन वो मरीज़ जो ये दवाई अपनी बाकायदगी से लेते हैं और अपना परहेज़ करते हैं उनके स्टेंट खुले रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। जो आपने बात की दिल की धड़कन की, वो टोटली मुख्तलिफ चीज़ है। उसके लिए ब्लड थिनर कई दफ़ा ये हम ब्लड थिनर देते हैं जैसे एस्प्रिन है या क्लोपिडोग्रिल है, उनके लिए अलग एंटीकोएगुलेंट्स है। वो उनका जो काम करने का तरीका या मोड ऑफ एक्शन है वो इस एस्पिरिन से डिफरेंट है। वो जो क्लॉट दिल के अंदर बनते हैं, यानी दिल के लेफ्ट साइड के चैम्बर में, राइट में बनते हैं, एट्रियम में बनते हैं, वो फिर क्लॉट वहाँ से टूट के जिस्म की सर्कुलेशन में जाके फॉलेज कर सकते हैं, नज़र जा सकते हैं, गुर्दे फेल होते हैं, टांगों में जाकर टांगों की नालियाँ बंद कर सकते हैं। वो फिर आपको ब्लड थिनर ज़रूर लेने होते हैं जब आपकी दिल धड़कन तेज़ हो या इर्रेगुलर बेकायदा हो, उस वक्त आपको ये लेने जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। अच्छा, बहुत सारे जो ये मेडिकेशंस होती हैं हम क्योंकि मिला के ले रहे होते हैं, इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। कई लोगों को जो है डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स, बैक एक्स, मायल्जियास, कॉफ, ये सब भी होने लगता है। तो इसके लिए भी आप इन लोगों को बता सकते हैं कि वो खुद ब खुद जो है उसको लेना ना छोड़ दें, क्योंकि लोग आजकल बहुत वाइज हो गए हैं, वो पैम्फलेट पढ़ते हैं और फिर खुद ब खुद छोड़ देते हैं। उसकी जो ऑल्टरनेटिव्स मौजूद होते हैं, तो इसके ऊपर भी थोड़ी बात कीजिए कि हर किस्म की मेडिकेशन मौजूद है जो हर किसी को सूट नहीं करती, और जिसको सूट करती है वो उस हिसाब से ले लें। ये बहुत ही आई थिंक आम सवाल है और इसमें से ज़रूरी नहीं कि हर मरीज़ को हर दवाई सूट करे। उसको कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और जितने साइड इफ़ेक्ट लिखे होते हैं
वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ। आपके 2-3 जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो डॉक्टर को पता होता है। जहाँ आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं दोबारा नुस्खा लेकर मुझे इससे तकलीफ़ हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो या तो वो दवाई बदल देते हैं या वो इंटरेक्शन जो वाली जो दवाई हो तो वो बीच में से निकाल देते हैं। और इसमें से फिर वो जब निकल जाती है तो आपके मसले ठीक हो जाते हैं। तो इसमें से बड़ा ज़रूरी होता है कि डॉक्टर साहब एक दफ़ा जब कोई दवाई लिखते हैं तो उन्हें भी पता होता है कि ये दवाई पहले बता दें मरीज़ को, हो सकता है आपको इससे ये प्रॉब्लम हो, खांसी हो या दर्दें हो जिसम में, तो अगर हो तो आगे बताएं ताकि आपकी दवाई बदल दें। और अगर ना बताएं तो अगर आपकी ऐसी तकलीफ़ है जो आपको दवाई तंग कर रही हो, बहुत सारे मरीज़ों को दवाई तंग कर रही होती है और वो वाकई वो दवाई बगैर डॉक्टर के पूछे बंद कर देते हैं, जो उनके लिए नुकसानदेह होती है। क्योंकि बंद उसकी जगह कोई और नेमुल बदल कोई है वो हम लिखते हैं तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है कि वो दवाई चलती रहे और उनकी दवाई जो बीमारी है वो कंट्रोल में रहे। लेकिन दवाई जो है कि बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स, जो हम दवाइयाँ लिखते हैं मरीज़ों को, वो टेस्टेड हैं, 20-30-40 साल हो गए हैं और उनमें से कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट ऐसा नहीं है जो जिगर को, गुर्दे को या किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाए। जब हो तो हम जब आप आते हैं तो आपका टेस्ट वेस्ट करते हैं, उसे देखने के लिए करते हैं कोई प्रॉब्लम हुआ तो नहीं, तो वो नॉर्मल होते हैं। उन दवाइयों को जारी रखना सारी उम्र बहुत ज़रूरी है। और जो लाइफ लॉन्ग जो दवाइयाँ हम नुस्खा लिख के देते हैं कि जी ये बीमारियाँ क्योंकि सारी उम्र की बीमारियाँ और ये बीमारियों की जो इलाज है सारी उम्र का इलाज और ये दवाई आपने सारी उम्र लेनी है, इसलिए वो दवाइयाँ जो सेफ़ दवाइयाँ होती हैं वो लिखी जाती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, अगर हों भी तो इतने मिनिमम हो कि मरीज़ को पता ना चले या नुकसान ना पहुँचाएँ। वो दवाइयाँ आपके लिए लेनी बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इन लोगों ने स्मोकिंग की बात की, तो जो पैसिव स्मोकिंग है, जो लोग एक कमरे में करके पैसिव स्मोकिंग कर रहे थे, वो कितनी नुकसानदेह है? उतनी ही नुकसानदेह है जितना मेन स्मोकर के लिए, और इसको भी अवॉइड करना ज़रूरी है। वेंटिलेशन, आप बच्चों की प्रेजेंस में स्मोक ना करें, अगर कब अव्वल तो खुद भी ना करें, लेकिन जैसे प्रेग्नेंट औरतें हैं, बच्चे हैं या और भी कोई है, तो हार्ट वाला पेशेंट ऐसी जगह पे भी ना जाए, तो आप ये एडवाइस करेंगे उनको? बिल्कुल जी, वो कहते हैं कि जितनी स्मोकर को नुकसान दे, जो सिगरेट पी रहा है उसके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी उतने ही नुकसान है, चाहे और सबसे ज़्यादा बीवी बच्चे नज़दीक होते हैं या दोस्त कुछ नज़दीक होते हैं, और वो जो उसमें सांस लेते हैं, उस धुएं में सांस लेते हैं, वो अंदर जाके उनके लंग्स को उसी तरह डैमेज करता है और उसमें से जितनी चीज़ें अंदर जाती हैं वो दिल की नालियाँ बीमारी फैलाती हैं। मैं ज़्यादातर जो मेरे मुशाहिदे में आया, जो मैं अपने क्लिनिक में देखता हूँ कि जो हस्बैंड चेन स्मोकर हैं वो चंद सालों के बाद अपनी बीवी को भी लेके आते हैं जी कि इसको हार्ट अटैक हुआ है, इसकी नाली बंद होगी। तो यही पैसिव स्मोकिंग है कि जब आप सिगरेट पीते हैं तो साथ वालों को उतना ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और वो भी बीमार होते हैं। आपके बच्चों को दमे की बीमारी हो जाती है, आपके बच्चों को फेफड़ों की बीमारी हो जाती है, उनको कैंसर होना शुरू हो जाता है। आपको नहीं हुआ था, हो सकता है आपके जीन्स में, लेकिन बच्चों को हो गया या बीवी को हो गया, तो इसलिए आप उन सबको बीमार कर रहे होते हो। अगर आप किसी वजह से कोशिश करें कि आप सिगरेट पिए ही ना, और नहीं छोड़ सकते तो कोशिश ये करें कि घर में ना पिए या ऐसे लोगों में बैठ के ना पिए, अलग कहीं जाके आप पिए। तो नुकसान करना तो सिर्फ अपने को करें, दूसरे को नहीं। जी, कौन साहब बोल रहे हैं और कहाँ से? मैं शहीद हुसैन नकवी बोल रहा हूँ और डॉक्टर साहब का मुसलसल पेशेंट हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा पाकिस्तान है, मुझे मौत से बचाया कितनी दफा ने, तो मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आजकल मेरी सेहत बहुत अच्छी है। मैंने सिर्फ लो प्लेट और लिप्टिकेट 2 खाता हूँ। मैं एक दिन इत्तफाकन हकीम के पास गया हूँ, उसने जामे सेहत की सिरप है वो दिया है, उससे मैं इतना तेजी से आराम आया है मुझे कि मेरी दवाइयाँ भी छूट रही हैं। जी, लिप्टिकेट और लो प्लेट अब सिर्फ ये 2 खा रहा हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ नहीं हुई 1 साल से, ना ही मैंने एंजियोग्राफी को कराई है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र इस वक्त 63 साल है। मैं 12-13 साल से, बल्कि 12-13 साल से मरीज हूँ। मरीज है, ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, इन्होंने ये हकीम के पास गए, इन्होंने इंस्टेंट स्टेरॉइड एक्शन लिया, उनसे तवानाई भी इनको मिल गई, लेकिन अब ये देखिए जो इन्होंने एक बात बहुत वरीसम की है वो ये कि उनको जब ठीक उन्होंने अपने आप को फील किया तो उन्होंने दवाइयाँ छोड़ दी। तो आप उनको प्लीज़ बताइए कि ये जो आपने 7 साल से इनकी जान बचाई है, इसको बचाए रखने के लिए ये दवाइयाँ आपकी ना छोड़ें। जी, आई थिंक इनकी एक अच्छी बात ये भी है कि इन्होंने एक एस्प्रिन और लिपिकेट जो है वो नहीं छोड़ी, वो जारी रखी है। खून पतला करने वाली है, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली है, वो इन्होंने जारी रखी। वो आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि बगैर डॉक्टर के पूछे आप कोई भी दवाई बंद ना करें। डॉक्टर के पास आप जाके ये ज़रूर बात करें जी कि मेरी कुछ दवाइयाँ कम हो सकती हैं, इनको जितना आप कम से कम कर सकते हैं मुझे कम कर दें ताकि मैं जारी रखूँ। और ये जो शरबत वगैरह है, ये चीज़ें हैं, अगर इन्हें
साइकोलॉजिकली कोई आराम आ जाता तो ठीक है, हमें नहीं पता होता कुछ दवाई में शरबत में क्या पड़ा हुआ है, लेकिन कोई डॉक्टर साहब नुकसान ये नहीं जिस होता तरह की इंस्टेंट तवानाई वाली चीजें होती हैं उनमें यूजुअली हार्मफुल चीजें ही शामिल होती है ना। एग्जैक्टली वो वाली हमें अपनी दवाइयों का तो पता है कि अपना उसमें का क्या पता पड़ा है, हुआ है और जी। उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हमें बाकी दवाइयों का हमें नहीं पता होता कि उनमें क्या पड़ा हुआ है और उनके साइड इफेक्ट क्या क्या है और आपके लिए मसला हो जाता है। वो उसमें से हमें कुछ ये ज़्यादातर होता है कि कुछ में ज़्यादातर स्टीराइड्स होते हैं, बहुत स्टीराइड्स ज़्यादा इतने heavy नुकसानदेह metals होते हैं हैं। जो आपको शुगर भी करते हैं, ब्लड प्रेशर भी करते हैं, जोड़ जो हड्डियाँ वो भी पतली देते कर देते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस आपको हो जाता है। वो इश्यूज उसके बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन दवाई जो अपनी बाकायदगी से लें और जो दवाई आपने बंद करनी है वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर कभी अपनी दवाई बंद ना पहले करें। पूरा टेस्ट करा लें ना, अंदर बाहर सारे देख लें और उसके बाद डॉक्टर आपको बताएंगे। ठीक है, अगले कॉलर की जाने पड़ते हैं। जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? मगर फैन जी मजहर साहब बताइए क्या पूछेंगे कहाँ आप? से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं आप? सरगोदा से। सरगोदा से। जी क्या एक दिल का एक वाल बांधा है, जी। एक हमारी टांग है, बस दो का मसला है। आपकी एंजियोग्राफी हुई थी? जी हुई थी। कौन से साल में हुई थी? वो तकरीबन 10-11 महीने हो गए, 11 महीने। 11 महीने हो गए। क्या आपकी बताएं? उम्र बताइए। उम्र मेरी 62 साल है। कितनी? 62 साल। 62 साल। वो अच्छा, उन्होंने क्या बताया था? एंजियोग्राफी के बाद क्या इलाज बताया था? उसके बाद दवाइयाँ ले रहे हैं आप? हाँ। दवाइयाँ ले रहे हैं जी। कौन कौन सी? तो ये डिप्लेस है, जी रेनोला, जी। ठीक लोकोल। ठीक। ओके, अभी कोई कंप्लेन है आपको? अभी ठीक महसूस कर रहे हैं कि नहीं? तकलीफ हो जाती है जी। अच्छा, नहीं, आपको डॉक्टर साहब ने जिन्होंने एंजियोग्राफी की थी उन्होंने आपको क्या बताया था कि दवाइयाँ ही आपने जारी रखनी है या स्टेंट डालना है या बाईपास करवाना है? बाईपास नहीं करते, वो कहते हैं दिल 45% काम कर रहा था। वो डॉक्टर साहब लाहौर से आते हैं सरगोदा में, उन्होंने कहा कि बड़े शहर में जाओ। फिर फैसलाबाद में गया, फैसलाबाद में कार्डियोलॉजी में। ठीक है, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा तुम दवाई खाओ, बाईपास नहीं होता, तुम्हारी उम्र ज्यादा है, स्टैंड नहीं पड़ता। अच्छा, स्टेंट। नाली कमजोर है, पचने का खतरा है, बस दवाइयों से काम चलाओ। ठीक है, चलें, ठीक है, आपके जी, सवाल का thank you जवाब very देते much। हैं। जी डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं स्टेंट भी नहीं डाल सकता, बाईपास भी नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, दवाइयों आई से। थिंक उनका EF जो उन्होंने बताया 45% दिल काम कर रहा है, जो कि अच्छा काम कर रहा है। 60% तक नॉर्मल होता है। और अगर एक ऐसी दवाई नाली बंद है जिसकी स्टेंट नहीं डाल सकता, बाईपास नहीं हो सकता, तो फिर दवाइयाँ ही उसका इलाज है। तो उन्हें चाहिए कि अपनी दवाइयाँ जो है वो बाकायदगी से लेते रहें और जो दवाइयाँ बताई हैं इससे इन्हें आराम आना चाहिए। और अगर इसमें से इन्हें दवाइयों का सही मसला पता नहीं था, कुछ दवाइयाँ उन्होंने बताई हैं, वो वही दवाइयाँ ये जारी रखें। और साथ इनके एक जो नाइट्रेट्स वगैरह उन्होंने नहीं बताया, इस पे एक गोली है जिसे सस्टैक गोली है 2.6 मिलीग्राम। वो जो गोली है एक सुबह शाम इसके साथ शामिल कर लें तो ये इन्हें जो दर्द होता है उससे इंशाल्लाह आराम आएगा। लेकिन अपनी दवाइयाँ बंद न करें और जो उन्होंने परहेज़ बताया वो परहेज़ जारी रखें और दवाई बाकायदगी से इस्तेमाल करके हर 2-3 महीने के बाद अपने डॉक्टर साहब को वहाँ पे दिखा लिया और डॉक्टर साहब जैसे आपने पहले उनको भी बताया था जो दूसरे साहब थे कि उन्होंने कितना चलना है, लेट जाना है अगर दर्द होती है, और कौन कौन सा परहेज़ करना है, चिकना नहीं खाना बिल्कुल भी, और भी कोई स्पेसिफिक परहेज़ है जो आपने नहीं, उसमें ये होता है कि अगर आप चलने से आपको जितना चलने से आपको सीने में दर्द होता है उससे कम चलें, उससे कम और अगर कोई चीज़ वजनी चीज़ उठाने से 5 किलो से ऊपर उठाने से आपको तकलीफ होती है तो उससे ना उठाएं। चढ़ाई पे अगर आपको दर्द होता है तो चढ़ाई ना चढ़ें, कोशिश करें अवॉइड करें। और पेट भर के खाना ना खाएं, भूख रख के खाना खाएं। कई दफ़ा पेट भर के खाना खाने से आपको सीने में दर्द होता है। और दवाई अपनी और ज़बान की चीज़ें, एमरजेंसी वाली जो गोली है एंजियोस्टेट हमेशा अपनी जेब में रखा करें। तो ये सब तो आपने सबने किट बना ली होगी, जैसे कि हम हर दफ़ा आपको बोलते हैं कि आपने एंजियोस्टेट की गोली और साथ डिस्प्रिन जो है वो हमेशा अपनी वॉलेट के अंदर रख लेनी है। और जैसे ही आपको चेस्ट टाइटनेस हो, ठंडे पसीने आए, दर्द हो, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि लेफ्ट उंगली से हो या पीछे शोल्डर ब्लेड में आए या बैक की तरफ या जॉ की तरफ आए, तो आपने फ़ौरन एंजियोस्टेट की गोली अपनी ज़बान के नीचे रख लेनी है, लेट जाना है और डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी चली जाना है क्योंकि टाइम इज़ एवरीथिंग। तो डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा स्ट्रोक के बारे में भी बता दीजिए। अच्छा, कॉलर आ गए। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं महमूद बात कर रहा हूँ, कनाडा से हूँ। जी बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि लास्ट ईयर मेरा बाईपास कनाडा में हुआ है जी, तो उसके लिए मैं वहाँ सारा मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिसिन भी ले रहा हूँ। मैं अपने जनरल साहब देखे थे टीवी पे, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे पाकिस्तानी होने के नाते भी कुछ
कुछ सजेशन चाहिए इनकी, वो इसलिए मैंने कॉल की। क्या पूछना चाहते हैं जी? आप सजेशन किस हवाले से चाहेंगे? ये जो मेरा बाईपास हुआ इसके हवाले से मैं एहतियात तो सारी कर रहा हूँ, तो मजीद मुझे क्या उम्र कितनी? एज, आप अपनी एज और जो मेडिसिन ले रहे हैं वो बता दीजिए। उम्र जी, बताइए। मेरी एज है 63 जी, और मैं वहीं की मेडिसिन खा रहा हूँ, वो मेरे पास सारी हैं, मैं आपको बता देता शुगर हूँ। ब्लड प्रेशर तो अच्छा, नहीं? ब्लड प्रेशर और शुगर आपका कंट्रोल्ड है? जी, वो मेरा कंट्रोल है। एक्सरसाइज करते हैं आप? जी जी, और वॉक सिगरेट करता तो हूँ। नहीं पीते? सिगरेट तो नहीं पीते? नो, नथिंग, पूरी ठीक। लाइफ नहीं पिया थी। ठीक है। कनाडा की सर्दी बर्दाश्त कर लेते? बस हो ही जाती है। 10 साल हो गए आपको। 10 साल हो गए। बस टिम हॉर्टन्स कम से कम खाएं और आगे से बात नहीं, वो भी मेरा ख्याल मैंने 10 साल में कोई मैक्सिमम 10 दफा कॉफी पी होगी, वरना मैं नहीं पसंद करता कॉफी। चले, ठीक है, थैंक यू जी। आप सुनिए जी डॉक्टर साहब, इनको बताइए। जी, आई थिंक इन्होंने बाईपास पिछले साल करवाया और अब ये पूछना चाहते हैं जी कि आगे क्या किया जाए। आई थिंक इनके अपने डॉक्टर्स ने इन्हें सारी डिटेल में चीज़ बताई होगी और वो तो साथ लिटरेचर भी दे देते हैं पढ़ने के लिए कि ये पढ़ें कि आपने सर्जरी के बाद क्या कुछ करना है और क्या क्या आपके साथ होगा और आप किस चीज़ों को आपने कबूल करना है। तो उसमें से आई थिंक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको शुगर या ब्लड प्रेशर है तो उसको टाइट कंट्रोल करके रखें और सिगरेट अगर पीते हैं तो छोड़ दें। वज़न आपका ज़्यादा है तो वज़न को कंट्रोल करें और वॉक अपनी आधे घंटे से 1 घंटा डेली करें और अपनी डाइट पे ख़ास ध्यान रखें और अपनी खुराक में जो है आप सब्ज़ी और फ्रूट पे ज़्यादा तवज्जो दें। गोश्त आपका कम होना चाहिए और ऑयल आपका चिकनाई वाली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें मिनिमम होनी चाहिए, बॉयल्ड होनी चाहिए। फाइबर का ज़्यादा आपका इस्तेमाल होना चाहिए और नींद अपनी 6 से 8 घंटे जो है ये आपने पूरी करनी है। और साथ जो है आपका एक बीमारी हुई, उसका इलाज हुआ, बाईपास हुआ, ठीक हो गया, उसको सर पे सवार नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी और अपने मुल्क वापस आए। वो नहीं, उस पर अगर एंजॉय कर रहे हैं कनाडा तो बेशक आप वहाँ पे रहें और मुल्क वापस आएँ। तो यहाँ के जो हमारी जो टेंशन है और खाम खा के जो पंगे हैं उनमें ना पड़े। नहीं, लेकिन हमारे पास जनरल साहब जैसे डॉक्टर्स मौजूद हैं और बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं और ये वाकई वाहिद मुल्क है दुनिया में जहाँ पे ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ मुफ्त जो है वो दी जाती है। मैं ये बात करी थी कि स्ट्रोक के लिए बहुत बड़े बड़े दुनिया में ये नहीं होता जो यहाँ पे इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी होती है कि जैसे एंजियोप्लास्टी दिल की जाती है, इधर भी फ़ौरन की जाती है ताकि फालिज ना हो। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए क्योंकि लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि हमारे पास ये सर्विस मौजूद है। देखें, ये सर्विस ऐसी है कि आप सारी उम्र की जो अपाज है होने से बच जाते हैं, डिसेबल होने से बच जाते हैं। जब एक फालिज होता है तो एक बंदे को फालिज नहीं होता, पूरे ख़ानदान को फालिज होता है क्योंकि उस बंदे को सब पूरे ख़ानदान को संभालना पड़ता है। फिजियोथेरेपी, फिर हमारे पास सोशल सर्विसेज नहीं है जो लुक आफ्टर कर सकें और आप ही ने फिजियोथेरेपी करनी है, आप ही लुक आफ्टर करना है, वॉशरूम लेके जाना है, कपड़े चेंज करवाना है, नहलाना है। उससे बचने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपको स्ट्रोक या आपको महसूस हो कि आपकी कोई साइड सुन्न हो रही है और आपको दो नज़र आने शुरू हो गए या मुंह टेढ़ा हो गया या ज़बान में लुकनत आ गई, आप बोल नहीं रहे और बाजू या एक टांग कमज़ोर हो गई है तो फ़ौरन अस्पताल जाएं। और अस्पताल इस वक्त पिंडी में 2 अस्पताल हैं। एक रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो कि पाइनियर है, जिसने स्ट्रोक में, जब मैं था तो वहाँ पे स्ट्रोक का प्रोग्राम हमने शुरू किया जिसमें एंजियोप्लास्टी होती है और पहले चंद मिनट्स में ही वो क्लॉट में आंख में से निकाल के तो आपका फालिज ठीक होता है। इसको फालिज हुआ होता है वो आधे घंटे में उसके बाजू मूव करना शुरू हो जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है और उस डिसेबिलिटी से वो बच जाता है जो कि उसे बाद में फालिज से होती है। और दूसरा जो मिलिट्री अस्पताल है रावलपिंडी है जिसमें ये चलता है, जहाँ वहाँ पे ये स्ट्रोक इंटरवेंशन होती है। इसी तरह लाहौर में और कराची में होती है। तो ये टाइम आपने ज़ाया नहीं करना, पहले चंद घंटे आपके लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। उसमें अगर आप जल्दी आएंगे तो आप जो फालिज की जो डिसेबिलिटी है उससे आप बच जाएंगे। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जी कि वो इससे जब उन्हें फ़ायदा हुआ तो उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल अपनी रूटीन में चले गए और कोई किसी किस्म की उन्हें कमज़ोरी नहीं हुई। स्टिच इन टाइम सेव्स 9। जी, अगले कॉलर की जाने पड़ते हैं। कॉलर ड्रॉप हो गए जी, अच्छा सॉरी, कॉलर ड्रॉप हो गए लेकिन कोई नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये बात कर रहे थे, इसी तरह आपने जैसे स्ट्रोक की भी बताई कि टाइम इज़ एवरीथिंग, तो ये भी बता दीजिए लोगों को कि ये जो उम्र जैसे जैसे बढ़ रही होती है तो उनकी स्क्रीनिंग, ये तो कनाडा में रहते हैं तो स्क्रीन अपने आप को कराते होंगे, तो हमारे यहाँ स्क्रीनिंग का बिल्कुल रुझान नहीं है। तो किस तरह से, स्पेशली अगर फैमिली हिस्ट्री है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, सेडेंट्री, तो ये जो स्क्रीनिंग है, एनुअल मेडिकल स्क्रीनिंग, ये कितनी इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए? बहुत ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है। उसमें से देखिए हम आपको टेस्ट बता देते हैं। आप अगर प्राइवेटली नहीं करवाना चाहते तो बेशक सरकारी अस्पताल में जाके जहाँ पे टेस्ट फ्री होते हैं वो टेस्ट करवा लें। उसमें से अपनी ईसीजी, छाती का एक्सरे और ब्लड टेस्ट, वो ब्लड टेस्ट जो हैं उसमें
CP कंप्लीट पिक्चर है, शुगर की है, लिपिड प्रोफाइल जिसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह चर्बी की मकदार पता चलती है, गुर्दों का टेस्ट, यूरिया क्रेटिन और इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाने चाहिए और यूरिक एसिड हो जाने चाहिए। और आजकल जो है जैसे हेपेटाइटिस हमारे यहाँ ज़रा ज़्यादा फैला हुआ होता है, तो LFTs और हेपेटाइटिस B और C की स्क्रीनिंग ज़रूर करवा लेनी चाहिए कि कहीं आपको पता ही नहीं चला और आपको हेपेटाइटिस हो गया और आप हेपेटाइटिस B और C पॉजिटिव तो नहीं है। ये चीज़ें करवा लें और साल में एक दफ़ा ETT एक्सरसाइज टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट जिसे कहते हैं, वो ज़रूर करवा लें और एक एको ज़रूर करवा लें। ये अगर आप करवा लें तो आपको पता चले नॉर्मल है तो आप पूरा साल तसल्ली के साथ रहते हैं, जी ठीक है मेरे टेस्ट सारे नॉर्मल है। और जिनको फैमिली हिस्ट्री है, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, शुगर का टेस्ट और ETT इन्हें ज़रूर करवाने चाहिए। ठीक है जी। जी अगले कॉलर की जाने बढ़ते हैं। जी बताइए कौन साहब बोल रहे हैं और कहाँ से? कौन बोल रहे हैं? मेरा ख्याल है आज कॉल लाइंस में शायद कोई इशू है। कॉलर आते हैं, ड्रॉप हो गए हैं कॉलर। ओके फिर से ड्रॉप हो गए। आज भी मेरा ख्याल है जैसे हार्ट बीट हमारी ड्रॉप होने लगती है, कॉलर्स भी हमारे ड्रॉप। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बहुत ज़्यादा लोगों को होता है जो मिसिंग बीट्स होती हैं, ये किस लिए होती हैं और इसका क्या वो है हल या कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, या हाउ डू यू गो अबाउट इट? जो मिसिंग बीट होती है, सिंकिंग हो रही होती है हार्ट की। जी उसमें से आई थिंक बहुत सारे लोगों को वो कहते हैं मिस्ड पल्स आती है, पल्स आती है, बीच में लंबा गैप आता है, फिर पल्स आती है, या आपको सीने में महसूस होता है कि गुड़ुप की आवाज़ आती है या एक गले में लगता है कि नवाला फंस गया, उस हिसाब से फीलिंग होती है। और बहुत सारे लोगों को तो B9 होती है, हार्मलेस होती है। जो टेंशन ज़्यादा लेता हो, जो सिगरेट ज़्यादा पीता हो, जो चाय और कॉफ़ी ज़्यादा पीता हो, उसमें ये ज़्यादा होता है। और जो परेशान ज़्यादा हो उसमें बीट ज़्यादा होती है, पैनिक अटैक वो वाला उसमें ज़्यादा होता है। लेकिन कई दफ़ा ये बड़ी सीरियस भी होती है, उसको हमें इन्वेस्टिगेट करने की बहुत ज़रूरत होती है। उसके पीछे कोई ना कोई दिल की बीमारी होती है, या कोई पैदाइशी बीमारी है, या वैल्व की बीमारी है, या नालियों की बीमारी, नालियाँ जो बंद है, कॉर्नरी हार्ट अटैक का वार्निंग एक मिलती है कि आपको पेन नहीं हो रहा और आपकी बीट मिस होनी शुरू हो गई, तो आपको अपने, और कई दफ़ा रिदम का प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी चीज़ें एक दफ़ा डॉक्टर साहब के पास जाके, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके पूरा अपने सारे टेस्ट करवा ले, पता चले कि कोई दिल की तकलीफ तो नहीं है जिसकी वजह से मिसिंग हो रही है। और नॉर्मली अगर आपकी मिसिंग एक्सरसाइज पे ठीक हो जाती है, यानी आप चलते हैं और आपकी, तो दैट मीन्स कि अच्छी खबर है कि वो हार्मलेस है और वो आपको कोई नुकसान नहीं दे। लेकिन टेस्ट करवाने सारे जो है वो बहुत इन्वेस्टिगेशन इज मैंडेटरी। जी कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? जी सोहेल बात कर रहा हूँ, ये मरी वाली साइड से। जी जी बताइए। मुझे मसला होता है, मेरी सांस वगैरह खुलती है और तेजाबियत बहुत ज़्यादा रहती है। सांस चलने पे फिरती है? जी चलने पे? चलने से जी। जी चलने से फूलती है। आपकी उम्र भी बताइए। जी उम्र मेरी है तकरीबन 40 साल। और कोई टेस्ट वगैरह हुए हैं आपके? टेस्ट मेरे मेडिकल वगैरह भी हुए और 9 दफ़ा मैंने ब्लड भी दिया है मुख्तलिफ जगह पे। हाँ तो क्लियर थे आपके? जी वो बिल्कुल क्लियर है। वजन ये 2 माह पहले भी हुए। वजन कितना है आपका? वजन तकरीबन मेरा 63 किलो। ठीक। और आपको सांस के साथ कोई सीने में दर्द होता है? इनको सीने में, आपको जब सांस फूलती है तो साथ कोई चेस्ट में टाइटनेस होती हो, सीने में जलन होती हो, इस तरह से होता है? सीने में दर्द होना, कहीं पीछे की तरफ दर्द जाना? नहीं इस तरह का कोई मसला नहीं। खाली सांस फूलती है? सांस फूलती है और फिर चल नहीं सकता हूँ मैं, ज्यादा फूलती है, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो फिर। अच्छा आपको दम्मे का मसला तो नहीं है? कभी किसी डॉक्टर ने बोला है दम्मे का मसला, एलर्जी हो कोई? नहीं इस तरह का कोई नहीं है। अच्छा इस तरह का कोई नहीं है। तो सांस लेना बिल्कुल फैमिली हिस्ट्री है? फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज की, दिल के मर्ज की कोई? नहीं, जब मैं सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ता हूँ तो फिर होती है, वजन उठाता हूँ फिर होती है, बाकी कोई बीमारी नहीं है। मेडिकल टेस्ट वगैरह मेरे होते रहते हैं। वर्जिश करते होते हैं आप या नहीं? जी तकरीबन 4 साल पहले कर रहा था, फिर छोड़ दिए। ठीक है। और अभी मैं दीन से भी वाबस्ता हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा मसला आ जाए कि मैं दीन का काम भी करता रहूँ और डॉक्टर साहब कुछ अच्छा सोल्यूशन मुझे बता दें। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जी डॉक्टर साहब। जी आई थिंक ज़्यादातर जो हमारा जो सांस फूलता है वो ना चलने की वजह से, आपको आदत नहीं है, जब चलते हैं तो फिर सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो कम से कम रोज़ाना इन्हें, एक सबसे बड़ा मशवरा इन्हें ये है कि अपना रोज़ाना कम से कम आधा घंटा पैदल ज़रूर चलें। और स्पीड, ये यंग आदमी है, 40 में इनकी उम्र है, तो इन्हें तेज़ स्पीड के साथ चलना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक दफ़ा डॉक्टर साहब के पास जाके
ECG, और छाती थोड़ा का खून की एक्सरे। कमी का भी देख ले, कुछ ज्यादा ही खून भी दे दिया इन्होंने आपको, एनीमिया भी हो सकता है, थोड़ा सा वो भी चेक करा हाँ, लीजिए। उसमें ये बेसिकली यही चीज़ें जो जी। जो इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें यही चीज़ें होती हैं कि ब्लड CP हो जाए, शुगर हो जाए, कोलेस्ट्रॉल हो जाए, गुर्दे के टेस्ट हो जाएं, ये ज़रा पता चल जाता है कि इनमें कोई ख़राबी तो नहीं। अगर ये टेस्ट सारे ठीक है, ECG ठीक है, छाती का एक्सरे भी ठीक है, तो फिर ये बेशक जो है वो अपना जो एक्सरसाइज है वो शुरू कर दें। और साथ ही साथ ये क्योंकि 40 साल उनकी उम्र है, इन्हें चाहिए कि अपना एको, अल्ट्रासाउंड हार्ट का और एक ETT टेस्ट जो है वो अपना ज़रूर करवा लें, उसमें पता चल जाए। कुछ दिल के मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिन्हें सीने में दर्द नहीं होता और उनकी सांस ही फूलती है, तो ये एक दफ़ा टेस्ट होकर रूल आउट हो जाए तो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन मेजॉरिटी जो हमारे लोग हैं जिनमें ये सांस फूलती है, वो इनएक्टिविटी की वजह से, वर्जिश ना करने की वजह से, बिल्कुल। कि आदत नहीं है, और जब चलना पड़ जाता है सांस फूल जाता है, चढ़ाई चढ़नी पड़ती है तो सांस फूल जाती है। मरी की तरफ रहते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर चढ़ाई ज़्यादा होती है और उसमें जो सांस फूल वैसे जाती है। ऑक्सीजन की कमी भी तो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे थोड़ी कम होती है ना, अजी उसकी मरी वजह ऐसी से- जगह जहाँ पे ऑक्सीजन इतनी कम नहीं कम होती, नहीं। हाँ उसकी अब इतनी वैसे हाइट है pollution जिसमें की से वजह से हो गई है हाँ, कम। जो रहते हैं वो यूज्ड टू हो जाते हैं, जी। तो इसलिए वहाँ पे कोई ऐसा जी। मसला, लेकिन ये टेस्ट जरूरी है। जैसे टेस्ट। आपने बात की कि हो सकता है कि हीमोग्लोबिन कम हो सकता है खून ठीक की है। कम, हो सकता है गुर्दे के टेस्ट खराब हो सकता है बाकी टेस्ट तो का जो सारी है सांस फूल रहा हो, investigation से तो ये rule टेस्ट out। करवाने जो है वो बहुत ठीक। जरूरी है। अब अगले कॉलर की जाने पड़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से, कौन साहब बोल रहे हैं? अच्छा, आज हमारे कॉलर्स का कोई इशू है, बार बार ड्रॉप हो जाती है लाइन। जी डॉक्टर साहब, तो हम बात कर रहे थे, हमने बात की एक्सरसाइज की और आपने डाइट में भी कहा। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ स्टैटिन्स को लेते हुए या फाइब्रेट्स को लेते हुए, जब कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, TGL हाई आता है, वो घबराते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं हम ये नहीं लेंगे, हमें ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी या सारा कुछ। तो इन लोगों को आप थोड़ा सा बताइए कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ ये स्टैटिन और फाइब्रेट लेना कितना ज़रूरी है और इसको ये लिया करें, इससे घबराए ना करें। देखिए, इसमें से एक बात, इस पे बारे में मैं एक ज़रा चीज़ बता दूं सारे नाजरीन के लिए कि अगर आप को दिल की बीमारी नहीं है और आप टेस्ट करवाते हैं और आपके सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आता है या TGL, हाँ, तो उसकी कोशिश ये करें कि 2 महीने खुराक चिकनाई वाली बंद कर दें और आधा घंटा चलना शुरू कर दें। और अगर 2 महीने में अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल नहीं होता तो फिर आपको स्टैटिन की ज़रूरत है, क्योंकि आपने एहतियात की, अब आपके अंदर, और उसके बावजूद वो ठीक नहीं हुआ तो आपके अंदर बन रहा है, और उस अंदर जो बनता है उसके लिए दवाई लेनी फिर ज़रूरी होती है। तो उसमें मैं नॉर्मली लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि 1-2 महीना वो दवाई ले लें और जब नीचे चला जाए फिर कोशिश करें कि उस लेवल को अपनी एक्सरसाइज और डाइट के साथ मेंटेन करें। अगर उसके साथ मेंटेन नहीं होती तो फिर आपको स्टैटिन की ज़रूरत है, फिर आपको लेनी पड़ेगी। जो दिल वाले मरीज़ है, जिनको दिल का मर्ज है और उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी हो गया है, उनके लिए लेनी बहुत ज़रूरी है और नुस्खे का एक आम जुज़्व है और ज़रूरी है कि सारी उम्र आपने ये लेना है, क्योंकि वो जो कोलेस्ट्रॉल जितना भी आपका होगा वो आपकी नाली या आपके स्टेंट या बाईपास को बंद कर रहा होगा, वो आपने सारी उम्र लेनी है। एस्पिरिन और ये 2 ऐसी चीज़ें हैं, जब आपको दिल की बीमारी हो तो ये आपने सारी उम्र लेनी है। और जो शुरू में हम टेस्ट कर लेते हैं कि जिगर को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही या मसल को तो नहीं पहुंचा रही, वो शुरू में हम कर लेते हैं। जो शुरू में नहीं करती वो आइंदा भी नहीं करती। इसलिए जब आपके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो रहे हो तो फिर ये दवाइयाँ सारी उम्र लेनी चाहिए। तो बेसिकली ये वो चिकना होता है ना जो किसी भी टाइम पे आपके हार्ट की आर्टरीज को, जो भी ब्लड वेसल्स हैं, रगे हैं, उन्हें ब्लॉक कर सकता है, इसलिए आपने लेते रहना है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ये तो अलामात हमने बोली कि किस तरह सांस की वो होती है। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी रहती है और वो कॉफ सिरप पीते रहते हैं, वो सोचते हैं कि शायद हमें खांसी का मसला है, लेकिन असल में वो दिल का मर्ज होता है। तो ऐसे लोगों को भी बताइए जिनको बहुत खांसी रहती है और स्वेलिंग हो जाती है। जी थोड़ा सा देखिए, शॉर्ट सा क्योंकि सेंड हो गया। हाँ, वो खांसी जो है ना, कई दफ़ा फेफड़ों में पानी भर जाए, दिल फेल होने की वजह से उसे खांसी होती है। कई दफ़ा वो आपको हार्ट अटैक के हो के और पानी आ जाए लंग्स में, तब ये हो जाता है। और कई दफ़ा जो दवाई कई दफ़ा ब्लड प्रेशर की खा रहे होते हैं उससे खांसी हो जाती है, तो दवाई बदलनी पड़ती है, दूसरी उसकी जगह लिखनी पड़ती है, फिर जाके खांसी ठीक होती है। और कई दफ़ा आपको एलर्जी से, मट्टी धुएं से एलर्जी होती है, उससे खांसी होती है। लेकिन टेस्ट अपने करवाने जो बहुत ज़रूरी हैं, ECG, छाती का एक्सरे, एको और ये ब्लड टेस्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने सुना कि इनमें से कोई भी आपको अलामात हो तो आपने बिल्कुल डिले नहीं करना, फ़ौरन जाके इन्वेस्टिगेशंस करानी है और फिर टाइम इज़ एवरीथिंग, अपना फ़ौरन इलाज कराना है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का। आप यूट्यूब पे भी सेहत सब के लिए देख सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।